19 मई को उनके पास इख्तियार नहीं था, तो सितंबर 2023 को तो वो चीफ जस्टिस बन गए थे। पिछले 6 माह में उन्होंने क्या किया, उसके तो वो जवाबदेह हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 जजों के बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजों के एक ख़त का बग़ौर जायज़ा लिया, जिस ख़त में पाकिस्तान के खुफिया इदारों ख़ास तौर पर ISI के ख़िलाफ़ अदालती मामलात और अमूर में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। और ये कोई मामूली इल्ज़ामात नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस ने ये कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करती हैं, उस पर तशद्दुद करती हैं, उसे बिजली के झटके लगाए जाते हैं, उसकी एक फ़ेक वीडियो बनाई जाती है एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़। और उसके बाद एक जज ने कहा था कि उसकी सरकारी रिहाइश गाह से खुफिया कैमरे बरामद हुए और फिर उसकी मेमोरी से वीडियोज़ भी बरामद हुई और न जाने वो वीडियोज़ कहाँ ट्रांसमिट की जा रही थी। और फिर इसी तरह के डिस्ट्रिक्ट जज के घर के ऊपर क्रैकर का हमला किया गया। और इन तमाम मामलात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को 1 साल पहले आगाह किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ था। तो आज 7 जजों ने जो समाअत का आगाज़ किया, तो आज की पूरी समाअत का खुलासा ये है कि आज की पूरी समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने मिलकर बारी बारी अपने उन इक़दामात की वजाहत देने की कोशिश की जो फुल कोर्ट और सो मोटो कार्रवाई से पहले के थे। यानी जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था रिटायर्ड जज की सरबराही में, वो इंक्वायरी कमीशन किन हालात में बना, कैसे बना। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अटॉर्नी जनरल को ये बार बार कहते रहे कि हमने ये इंक्वायरी कमीशन जो बनाया था, ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस था। और बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आज से पहले इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस किसी ने नहीं दिया। मगर इस इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस के बाद बकौल चीफ जस्टिस के सोशल मीडिया पर बेजा तनकीद की गई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और वफाकी हुकूमत के ऊपर। और बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए थे, साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो सोशल मीडिया के दबाव पे वो दस्तबरदार हो गए इस कमीशन से। बावजूद इसके कि ख़त में साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कानूनी और आइनी वजूहात बताई थी कि इस वजह से वो इस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं करना चाह रहे थे। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक़ चीफ जस्टिस के उस ख़त के मंदराजात को नामुकम्मल समझ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि शायद बहुत सी बातें साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी नहीं कर सके, जिनमें से एक वजह सोशल मीडिया का वो दबाव था जिसका जिक्र उस ख़त में नहीं किया गया। बड़ी हैरानकुन बात थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस की इंटेंशन और उनके बयान के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे थे, शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे थे और समझ रहे थे कि शायद वो सोशल मीडिया के दबाव से पीछे हट गए हैं। ये समझे बगैर कि अगर एक रिटायर्ड जज या साबिक़ चीफ जस्टिस सोशल मीडिया के दबाव पे किसी कमीशन से दस्तबरदार होता है, तो क्या वो जज उसकी इंटेग्रिटी का ये आलम है कि वो उसको अपने ख़त में बयान नहीं कर पाएगा? इस हवाले से सवाल तो ज़रूर उठाए काजी चीफ जस्टिस ने ही। और अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के दबाव पे इंक्वायरी कमीशन के सरबराही से दस्तबरदार होता है, तो क्या वो शख्स इस काबिल भी है कि उसको ऐसे इंक्वायरी कमीशन की सरबराही दी जाए जो सोशल मीडिया का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका? वो पाकिस्तान के ताकतवर खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत की तहकीकात कैसे कर सकता? बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज की पूरी समाअत के दौरान बज़ाहिर अपनी ज़ाती वजाहतें दी कि उन्होंने क्या क्या किया और बार बार वो सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद का वो हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि गैर ज़रूरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि उन पे तनकीद की गई और उनका ये कहना था कि ये इदारों के लिए नुकसानदेह है और लोग मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं। मगर जो जवाज़ दिए बहुत सारे उन वाक़यात के हवाले से जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने बयान किए थे, उसके हवाले से कुछ वजाहतें जो दी चीफ जस्टिस ने, वो भी नाकाबिल यकीन थी और बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो इतनी आराम से ऐसी ऐसी वजूहात बयान कर रहे थे अपने रिएक्शन की, अपने कंडक्ट की, कि जिन पे शायद कोई आम फहम रखने वाला आदमी भी यकीन नहीं करेगा। आपको बताते हैं कि क्या वजाहतें हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मई 2023 में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं अपने
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से मायूस होकर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से मुलाकात करते हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन की मौजूदगी में, तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने आज ये इकरार किया कि उनसे भी उन 6 जजों ने मुलाकात की थी, मगर बकौल चीफ जस्टिस के वो तो उनके पास तो कोई अख्तियार ही नहीं था उस वक्त। वो क्या करते, मैं बेअख्तियार था, मुझसे मेरे चीफ जस्टिस ने या सीनियर अटॉर्नी जज ने कोई मशवरा नहीं लिया, तो मैं क्या करता। मगर इस बात की तस्दीक की कि उनके इल्म में ये बात आ गई थी। और ये बताते चलूँ कि ये वही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं जो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हर दूसरी बात के ऊपर एक ख़त लिख मारते थे और मीडिया पे भी वो ख़त आता था। मिसाल के तौर पे ममनुआ बोर के असला लाइसेंसों के ऊपर भी एक बार सारे जजों को ख़त लिख दिया और मीडिया पे भी आ गया। मगर इस मुलाकात की जस्टिस काजी फ़ाइज़ तस्दीक भी कर रहे हैं जो मई 2023 में हुई थी, मगर इसके ऊपर कोई ख़त नहीं लिखा उन्होंने। वो कहते हैं, आज कह रहे हैं कि मैं तो बेअख्तियार था, मैं कोई चीफ जस्टिस तो नहीं था, मैं कोई सीनियर अटॉर्नी जज तो नहीं था। बहरहाल बड़े सीनियर अटॉर्नी जज तो थे, मगर उनका ये कहना था कि मुझसे कोई मुशावरत नहीं करता था और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ा जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन से ज़्यादा मुशावरत करते थे। मगर फिर इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये तो चलो उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, जब वो सितंबर में चीफ जस्टिस बन गए तो क्या उस वक्त वो इस चीज़ का नोटिस नहीं ले सकते थे। इस हवाले से उनके पास ना तो कोई शायद जवाब था और ना ही आज उन्होंने उसकी कोई वजाहत दी। तो ये दूसरी एक अजीब व गरीब वजाहत थी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दी। और फिर उन्होंने वो पूरा वाक़यात का तसलसल बताया कि ये इंक्वायरी कमीशन बना कैसे है। आज की सबसे बड़ी ख़बर आज यही निकली है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ये मान गए हैं कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए और आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि फुल कोर्ट भी बनाई जाएगी और ईद के बाद जब तमाम जजेस दस्तयाब होंगे तो फुल कोर्ट भी बना ली जाएगी। आज के तमाम होने वाले वाक़यात की तरतीब क्या रही है और किस किस सवालों के क्या क्या जवाब आते रहे बेंच की जानिब से। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि हम सारे ऐसे बातें कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जब कहा ना कि हम तो अदलिया की आज़ादी की हुकूमत बड़ी सपोर्ट करती है, हम खड़ी हैं, और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम भी एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया की आज़ादी पे कोई समझौता नहीं होगा। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम सारे तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है। हमारी आंखों के सामने जो वाक़यात हो रहे हैं हम उनको भी तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। हम इन हक़ाइक़ को, इन तल्ख़ हक़ाइक़ को नहीं जुटला सकते महज़ ये तकरीरें करके और ये ऑब्ज़र्वेशनें दे के। जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को सज़ा देनी होगी जो इन वाक़यात में मुलव्वस है। मगर दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कोई दरमियाना रास्ता बाज़ार निकालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर और कुछ नहीं तो हम चलो आइंदा के लिए कुछ ऐसे ज़ाब्ता अखलाक बना दें, कुछ ऐसे कोड बना दें कि आइंदा कोई मुदाखलत ना करे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जब नवंबर में रिटायर होंगे तो वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा मोहतात रवैया था और कोई भी उन वाक़यात के हवाले से बराह रास्त बात ही नहीं करना चाहता। बात क्या करना, उन वाक़यात को पढ़ने नहीं दिया गया जो 6 जजों ने ख़त में लिखे थे। और जब अटॉर्नी जनरल वो ख़त पढ़ रहे थे और जब उन वाक़यात जहाँ पे वो कोई किसी वाक़े का जिक्र शुरू होता था तो चीफ जस्टिस कहते थे चलें ये तो एक वाक़या है ना, आगे चलें। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अटॉर्नी जनरल को वो वाक़यात भी नहीं पढ़ने दिए गए। शायद उसकी वजह ये थी कि सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि ये वाक़यात पढ़े जाएँ। 6 जजों के, मुअज़्ज़ज़ जजों के खतूत को इतनी इज़्ज़त नहीं दी गई कि उस पूरे ख़त को पढ़ दिया जाता लाइव टेलीकास्ट के ऊपर खुली अदालत के अंदर। न जाने क्या कोई इसमें मसलियत थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो थे गुरेज़ कर रहे थे इन वाक़यात के खुली अदालत में पढ़े जाने से। तो अटॉर्नी जनरल भी खुशी खुशी वो आगे स्किप करते जाते थे और आगे पढ़ते गए। तो बड़ी एक अजीब बात है। फिर एक मौके पे तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने यह भी कह दिया कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो आइनी तौर पे आज़ाद अदालतें हैं, हम उनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। और आइन के आर्टिकल 203 का वो शिक पढ़ाई और उसमें मुख्तलिफ़ शिकों को पढ़ाया और कहा कि ये हाई कोर्ट जो है रूल्स बना सकती है अपने कंडक्ट के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट जो सुपरवाइज़ करती है वो हाई कोर्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कैसे इन मामलात में मुदाखलत कर सकती है। आप इमेजिन करें कि हाई कोर्ट के जज के रिश्तेदारों को उठा के तशद्दुद किया जाता है, उसके घरों के बेडरूम से प्राइवेट कैमरे निकलते हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम इसमें क्या करें, हमारे रूल्स ये हैं, हमारे कवायद ये हैं। और जब किसी जज के ऊपर रेफरेंस आ जाए तो वो उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ी है तो वो सो मोटो और 184(3) और न जाने क्या होता है फिर।
तो बहरहाल आज जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ कहा तो उन्होंने ज़रूर कि वो इदारे के साथ खड़े हैं, लेकिन वो जिस तरीके से रूल्स कवायद और शिकों के ऊपर जा रहे थे वो 184(3) वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ नहीं लग रहे थे। वो मुझे एक जिसको कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीपीसी और सीपीसी के शिकों का हवाला देने वाले ज़लई कचहरी के एक बड़े तगड़े वकील लग रहे थे। तो ये बड़ी ही एक अफसोस की बात थी। और आज उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं इनके पास तो तौहीन अदालत की भी पावर है, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते थे। और इन्होंने अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। मामला तौहीन अदालत का तो था ही नहीं, मामला तो 184(3) का है, मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मामला अदलिया पे हमले का है। और सबसे अहम बात यह है कि आज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों पे होने वाले कीमियाई हमले की कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं हुआ। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि 6 जजों के इस लेटर के बाद हाई कोर्ट में 8 जजों को ख़तरनाक कीमियाई मादे के लेटर मिलते हैं और आज उस पर कार्रवाई हो रही है उनके 6 जजों के ख़त पे। और चीफ जस्टिस ये तक नहीं पूछ रहे कि कल क्या वाक़या हुआ था और ये कौन कर रहा है, उस तरफ तो गए ही नहीं, किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया। बहरहाल ये बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बातें बहुत हैं बड़ी बड़ी, लेकिन लगता वही है, वो जो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। ये कुछ भी नहीं होना, मामला ईद के बाद फुल कोर्ट के सामने जाएगा। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल तब होगी कि जब फुल कोर्ट में से आधे जज ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, आधे कहेंगे कि कुछ करना चाहिए। इससे ज़्यादा हज़ीमत का सामान अदलिया के लिए नहीं होगा कि जजेस जो हैं इतने बड़े और घिनौने वाक़यात के बावजूद भी ये नहीं तय कर पा रहे कि हाई कोर्ट के जजों के लिखे गए ख़त और उनमें जो संगीन इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर इंक्वायरी कैसे करनी है। मुल्ज़मान को सज़ा देना तो दूर की बात, जजेस तो अभी ये कानूनी नुक्ते निकाल रहे हैं कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट मुदाख़लत कर सकती है कि नहीं। ये बहुत एक मनफी पैगाम है पूरी पाकिस्तान की अदलिया के लिए। और आज की जो कार्रवाई है उससे यकीनी तौर पे उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो ये समझ रहे थे कि सुओ मोटो हो गया तो न जाने क्या होगा। अब देखें फुल कोर्ट बैठेगी तो न जाने क्या होगा। तो आज की कार्रवाई की मुख्तसर रोयदाद में आपको सुनाता चलूँ तरतीब के साथ। सबसे पहले तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि जनाब मैंने भी एक दरख्वास्त डाली है जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसले नहीं करती, ये कमेटी करती है और 3 जजेज़ हैं, मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालत है, वो कमेटी है। यहाँ 2 मेंबर बैठे हैं इस बेंच में, वहाँ तीसरा मेंबर नहीं है। अब पुराना तर्ज अमल नहीं होगा, पहले चैम्बर में केस लग जाते थे और एक और गैर मुनासिब पटिशन फ़ाइल होने से पहले छप जाती है, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। ये बड़ी अजीब दलील है चीफ जस्टिस की। सारी उम्र देखते रहे हैं कि उनके बहुत सारे जवाब जब वो ख़ुद केस लड़ रहे थे तो वो अभी जमा नहीं होते थे, छप जाते थे। तो अब इनको वो अजीब लगना शुरू हो गया है। न जाने वो प्रेशर लेते क्यों है मीडिया का। अगर मीडिया का इतना प्रेशर है कि छप जाए कोई पटिशन तो उनको दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करनी पड़ती है, तो फिर बाकी प्रेशर्स का तो पता नहीं कैसे प्रेशर्स होंगे जिनका शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। बहरहाल आगे जाके कहते हैं कि एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि अब वकील भी कहना शुरू हो गए कि सुओ मोटो हो। वो 300 वकीलों ने ख़त लिख दिया, उस पर कोई दस्तखत भी नहीं थे। अब होना तो ये चाहिए कि अगर वकीलों ने यह काम करना है सुओ मोटो का मुतालबा तो फिर उन्हें वकालत छोड़ देनी चाहिए। वो कहते हैं कि अदालतों को मछली मार्केट नहीं बनाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, ये वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, हमें जो है हमारा इनसे रब्ता होता है, हम इनको अहमियत देंगे, हम इनकी कदर करेंगे। हम इनफरादी तौर पर वकीलों के मुतालबात को कोई अहमियत नहीं देते और मैं इनफरादी तौर पर वकीलों से मिलता भी नहीं हूँ। फिर एडवोकेट अहमद ख्वाजा ने भी कहा कि जनाब वो एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से मैंने दरख्वास्त, उन्होंने कहा ये आपको भी हम यही बात कह रहे हैं कि कमेटी ने ये मामला देखना है, बार बार ये मुतालबात ना दोहराएं, हम आपको नहीं सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल से फिर कहा गया कि प्रेस रिलीज़ पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। फिर वो अटॉर्नी जनरल ने प्रेस रिलीज़ पढ़ी कि क्या क्या वाक़यात हुए, फुल कोर्ट मीटिंग हुई, फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम 6 जजों के खदशात भी आप लोगों ने सुने, सुप्रीम कोर्ट ने सुने। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा इससे ज़्यादा क्या चुस्ती होगी, क्या प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, क्या हमने इससे ज़्यादा चुस्ती से काम नहीं किया। 26 मई को एक रफ्तार के साथ हमने काम किया, 2.5 घंटे की हमारी मुलाकात हुई, जस्टिस मंसूर भी मेरे साथ थे। क्या इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि हमने कितना ज़्यादा एक्शन लिया और फौरी तौर पे एक्शन लिया। अदलिया की आज़ादी पे हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। अब हम क्या करें और क्या करें, हमें काम तो करने दें ना। बहुत काम किया जी, बहुत सब कुछ किया और एंड पे एक रिटायर्ड जज को लगाया और रिटायर्ड जज ही पीछे हट गए। तो देखिए कितनी हमने कार्रवाइयाँ की। अब ये वो वजाहतें दे रहे हैं कि लोग तनकीद करते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है।
फिर उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को पहला वर्किंग डे था बतौर चीफ जस्टिस, जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई 18 दिसंबर 2023 की, तो सबसे पहले हमने फुल कोर्ट मीटिंग की थी और ये फुल कोर्ट मीटिंग 4 साल बाद हुई थी और 4 साल तक कोई फुल कोर्ट मीटिंग ही नहीं हुई थी। तो वो अपने तमाम वो चीज़ें गिनवाना शुरू हो गए चीफ जस्टिस जो पहले नहीं होती थी, और बार बार वो अपने आप का मुवाजना करते हैं मुख्तलिफ केसों में। पिछले चीफ जस्टिस ने ये किया, मैंने ये किया, अब नाम क्यों नहीं लेते, ये कौन सी हुकूमत थी पहले, अब क्या हो रहा है, जैसे एज इफ के उनके आने के बाद जो चीज़ें वो कर रहे हैं पहले कभी नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो अब आया है यही वो इम्तिहान है अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का, जिसके हवाले से वो आगे जाके जो वजाहतें देते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। आज़ाद अदलिया पर कोई भी हमला हुआ तो सबसे पहले मैं आऊँगा, अगर किसी का कोई और एजेंडा है तो वो चीफ जस्टिस बन जाए या वो वकीलों का बार का सदर बन जाए। ये सब इंतज़ामी फंक्शन था। फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये इंतज़ामी सरबराह यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो एग्जेक्टिव के इंतज़ामी सरबराह से मिले। अब रफ्तार देखें कि अगले ही दिन हमने मीटिंग कर ली। फिर अटार्नी जनरल ने कहा कि जनाब जब मैंने PM से कहा वज़ीर-ए-आज़म से कि आप मिलना चाहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले दस्तयाब वक्त में उनके साथ मुलाकात रखती जाए और वो अगले ही रोज़ आ गए। और फिर आपके और सीनियर जजेस के खदशात पे प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन का क़याम किया गया। ये तजवीज़ आई तो कहा गया कि अच्छी शोहरत के हामिल जो हैं जज को लगाया जाए। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम पे काबीना में भी बहस हुई। चीफ जस्टिस ने इस बात को तस्दीक की कि 2 नाम जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस नासिरुल मुल्क जो हैं वो फुल कोर्ट की तरफ से काबीना को तजवीज़ किए गए थे। अब मालूम नहीं उन्होंने क्या कंसेंट की। बहरहाल आज अटार्नी जनरल ने उसकी वजाहत की और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम उनसे पूछ के लिया था, TOR डिस्कस करके उनका नाम को कंसेंट दी गई थी, मगर फिर उन्होंने कहा नहीं। लेकिन वो शायद कहना चाहते थे कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपना फ़ैसला बदला या उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर कानून ने 29 तारीख को लाहौर में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से मुलाकात की। उनसे कहा कि आपका नाम सुप्रीम कोर्ट से आया है। उन्होंने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा कि जब TOR बन जाएंगे तो शेयर कर दें। अगले ही दिन काबीना की मीटिंग में TOR बने और जब फैसला कर लिया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉ मिनिस्टर दोबारा जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से बात करें। 2 बजे के करीब लॉ मिनिस्टर ने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से बात की, उनको TOR के बारे में बताया और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा कि इसमें एक इजाफ़ा कर दें कि इन मामलात के अलावा भी अगर कोई ज़रूरी मामला है तो कमीशन उसकी भी इंक्वायरी कर सकेगा, और वो मामला फिर हमने शामिल कर दिया। और फिर ये बात हुई कि कमीशन कहाँ बैठ के काम करेगा, तो तय ये हुआ कि वफाकी शरई अदालत में बैठ के काम करेगा। और ये कोई हफ्ते के दिन 2:30 बजे की बात है। उसके बाद ये तासुर आना शुरू हुआ कि ये वफाकी हुकूमत का कमीशन है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बोले, और फिर ज़ाती हमले भी शुरू हो गए कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत करेगा ऐसे ज़ाती हमलों की रोशनी में। मगर फिर प्रेशर, ये सोशल मीडिया पे अजीब व गरीब बातें आना शुरू हुई जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के बारे में। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। हम सब मुआशरे में, महज़ब मुआशरे में क्या ऐसी बातें होती हैं? हमने फ़ैसला कर लिया मुल्क को, क्या हमने फ़ैसला कर लिया मुल्क को बर्बाद करने का? अगर इख्तलाफ है तो बार के नुमाइंदे चीफ जस्टिस को लिखें। मगर ये हमला, एक शरीफ आदमी ऐसे हमले का जवाब तो ज़ाहिर बात है नहीं देगा ना। और फिर वही हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कह रहे हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जो ख़त लिखा मैं वो पढ़ देता हूँ, और उन्होंने फिर वो ख़त पढ़ा जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इस ख़त में जो उन्होंने कानूनी नुक्ते उठाए हैं उस पर तो कोई 2 राय हो नहीं सकती। उन्होंने फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि इस ख़त के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ये इख्तियार मुझे दिया, मगर मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ और ये इस मौके पे मैंने मुशावरत की। यानी अंदाज़ा लगाएं कि जो अख्तियार आइन और कानून जजों को देता है वो अख्तियार आप एक रिटायर्ड जज, बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के एक रिटायर्ड जज ने उनको वो अख्तियार दिया कि आप इसका फ़ैसला करें। हालांकि वो ये सिर्फ ये कह रहे थे कि आइन और कानून में के मुताबिक आपने इसका फ़ैसला करना है। तसद्दुक़ जिलानी ने ये इख्तियार उनको नहीं दिया था। मगर फिर जवाज़ के अपना, मैं क्योंकि जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ मैंने ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने दिया था, तो मैंने फिर मुशावरत की। अजीब इख्तियार था जिसके ऊपर जमहूरियत पे यकीन रखने वाले ने मुशावरत करके फिर ये तमाम बातें की। फिर मामला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने इस बात की तस्दीक की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो मुझसे मिले और जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा आप जो चाहें, जो बेहतर समझें वो करें। यानी कि पहले अख्तियार जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने दिया था, अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी मुझे अख्तियार दे दिया।
कमाल का अख्तियार है जो हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को दे रहे हैं, रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस को दे रहे हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जो आप बेहतर समझें वो करें। अब ये तासर पैदा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियारात हुकूमत को दे दिए। ये तासर गलत है। ये तासर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकती। मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूँ मैंने कहा है कि हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। आइन में हमारे पास कमीशन बनाने का अख्तियार नहीं, ये अख्तियार पार्लियामेंट ने वफाकी हुकूमत को दे दिया है। मेरी समझ से, जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, कमीशन बनाने का अख्तियार हुकूमत का है। हमने तो सिर्फ नाम दिए हैं। कमाल है जी, उनकी समझ जो खुद कह रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 1843 कार्रवाई जो है ना वो तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कमीशन का एक कानून आ गया है। तो आइन के जो गैर मामूली पावर हैं 1843 में वो किस लिए हैं? जब मर्ज़ी होती है तो 187 मुकम्मल इंसाफ के नाम पे क्या से क्या कुछ कर जाते हैं, और जब मर्ज़ी ना हो तो फिर वो कानून याद आ जाता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। हमारा तो अख्तियार ही नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने GITs बनाई और जिसने फैसले सुनाए, इन्वेस्टिगेशनें की, वज़ीर आज़मों की इन्वेस्टिगेशनें की। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इससे पहले सुओ मोटो अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इतना बहुत कुछ किया। मगर अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि अब वो वाले पहले वाले हालात नहीं होंगे। अब इतना बड़ा मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने लिख के दिया है कि हमारे साथ इतने घिनौने वाक़यात हो रहे हैं, और चीफ जस्टिस का फ़ाइज़ ईसा जो हैं आज भी जवाब पेश कर रहे हैं कि कवायद ये कहते हैं, कानून ये कहता है, अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है। और चीफ जस्टिस जो हैं वो कवानीन की शिक्कों की वर्क गिरदानी कर रहे हैं, और अदलिया की आज़ादी जो आइन में है वो ख़तरे में है। और इतने शदीद हमले, और फिर उसके बाद जो कल का वाक़या हुआ है, जो कीमियाई हमला हुआ है जजों के ऊपर, और आज भी बातें हो रही थी रूल्स की, कवायद की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की, और फिर कहते हैं मैंने सुओ मोटो लिया। तो फिर सुओ मोटो किस बात का, अगर आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की बात करनी है तो। बहरहाल चीफ जस्टिस आगे जाके कहते हैं कि फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ख़त पर आने से पहले बतौर वकील मैं वफाकी हुकूमत का बतौर वकील ये कहूँगा कि अदलिया की आज़ादी पे वफाकी हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले और वकला की तहरीक के नतीजे में अदलिया की आज़ादी हासिल हुई, मगर इस अदालत से जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बना, और मगर इस अदालत से एक GIT भी बनाई गई, माजी की जिक्र करते हुए पनामा केस का। इस अदालत से एक GIT भी बनी, मॉनिटरिंग जज भी लगाए गए, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एक और बात जो चीफ जस्टिस को शायद मुनासिब ना लगे मैं करना चाहूँगा, और चीफ अटॉर्नी जनरल ने थोड़ा सा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के एक ज़ाती तजर्बे की पुराना वाक़या एक सुना दिया, और उन्होंने कहा आपको एक शख्स ने कत्ल की धमकी दी, वीडियो रिकॉर्ड हुई। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा मेरी बात छोड़े। अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं मुझे बात करने दें, ये ज़रूरी है। ये देखें आपकी अहलिया सरीना ईसा FIR दर्ज कराने के लिए गई, FIR दर्ज नहीं हुई, हुकूमत ने पीका के तहत FIR को दर्ज कर लिया, और सरीना ईसा ने जनरल फैज़ और वज़ीर दाखिला का जिक्र किया, कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिर्ज़ा इफ्तिखार के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम किया तो इन अदालत का, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये उस वक्त के वाक़यात हैं। तो बाज़ार में यूँ लग रहा है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को ये बावर कराया जा रहा है गैर महसूस तरीके से कि आप ज़ाती तौर पे बहुत से मामलात में हर्ट हुए हैं इन इशूज़ के हवाले से, तो आप ना ही सुने तो अच्छा है। मगर ऑब्वियसली जब चीफ जस्टिस के ज़ाती तजर्बात का अटॉर्नी जनरल हवाला देगा, जो कि मुनासिब नहीं है जब तक वो ये ना कह रहा हो कि आप बेंच पे ना बैठें, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज भी अटॉर्नी जनरल कहते हैं आज भी हम हर किस्म की मामलत देंगे। एक तरफ अगर अदलिया की आज़ादी है तो दूसरी तरफ हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी है जो ख़तरे में है, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसे कि वफाकी हुकूमत ने पहले कहा है, मैं भी ख़त के अंदर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद करता हूँ। अच्छा, साथ तरदीद भी कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं इंक्वायरी भी करें। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैंने ख़त को कई दफ़ा पढ़ा है, हम इसको पूरी संजीदगी से लें, मगर इसके बहुत से पहलू हैं जो मुझे समझ नहीं आए। नंबर 1 कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब, मैं उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सिर्फ एक रुकन हूँ, मेरे साथ जो बैठे हैं वो दूसरे रुकन हैं। मैं तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा कार है वो जो आइन में लिखा है। एक पहलू ये भी है कि जो अब इस मामले पे हम चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इसका कोई जवाब देना नहीं चाह रहे थे, वरना उनके ख़त में जो जुडिशल काउंसिल का जिक्र उन्होंने किया कि उनको मुखातब किया कि उसका जवाब भी हम दे सकते थे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल को आप आइन का आर्टिकल 209 पढ़ें, और 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 209 पढ़ा। फिर
जब अटॉर्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 209 पढ़ा तो उसमें जजों के मिसकंडक्ट और रेफरेंस का जिक्र है। और फिर ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक मशहूर केस है शौकत अजीज़ सदीकी साहब का, जिनको सुप्रीम जुडिशल नहीं बल्कि काजी फजीसा साहब ने कहा कि शौकत अजीज़ सदीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओहदे से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हमने उस फैसले को कलअदम किया और कहा कि उन्हें इल्ज़ाम साबित करने का मौका नहीं मिला, यानी तहकीकात नहीं हुई। इसका मतलब ये कि जजेज़ अगर ऐसे इल्ज़ाम लगाएं तो उन्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये तो आज़ादी अदलिया के लिए एक अच्छा फ़ैसला था जो हमने दिया है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कहते हैं दबाव का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो आपको रिश्तेदारों से भी आ सकता है, ये दबाव अमूदी भी हो सकता है और मतवाज़ी भी हो सकता है, यानी हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल भी हो सकता है। ये दबाव सोशल मीडिया से भी आ सकता है। एक तो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ा जो हैं सोशल मीडिया को जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते और उन्होंने कहा यह सोशल मीडिया एक नई वबा फैली हुई है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को ये सोशल मीडिया वबा लग रहा है। एक वक्त था जब इस वबा ने बड़े बड़े जरासीम पैदा किए थे जो आज भी हमारे अदालती निज़ाम को चिमड़े हुए हैं। इस सोशल मीडिया ने बड़े बड़े हीरो भी पैदा किए हैं। तो बहरहाल अब सोशल मीडिया वबा लग रही है कुछ लोगों को। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने शौकत अजीज़ सदीकी की तहकीकात का जो मुतालबा है वफाकी हुकूमत उसकी भी हिमायत करते हैं। इन तहकीकात के दायरेकार को बढ़ाया जाए। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब जो भी तहकीकात होंगी उन तहकीकात के दायरे को बढ़ा के जो शौकत अजीज़ सदीकी के इल्ज़ामात हैं उनकी भी तहकीकात की जाए। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी उस मामले में, हम इंक्वायरी कौन करेगा। अब मामला यह है कि ये इंक्वायरी कौन करेगा, पुलिस करेगी, FIA करेगी, मगर हम तो ये चाहते थे कि ये इंक्वायरी जो है कोई मोतबर शख्स करे, कोई जज करे, कोई रिटायर्ड जज करे। तो इसलिए हमने वो इंक्वायरी कमीशन बनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जज का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब ये 6 जजों के ख़त के हवाले से कह रहे हैं कि उसमें किसी जज का उन्होंने नाम नहीं लिया। अब वो पैरा डी पे आ जाए। हमने कभी किसी जज को मना नहीं किया कि वो बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कह रहे हैं कि इस ख़त के अंदर जो वाक़यात बयान किए गए हैं कि इन जजों की फैमिलीज़ के साथ ये वाक़यात हुए हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मुताबिक इस ख़त के अंदर उन जजों के नाम नहीं लिखे गए कि इन जजों के इन रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। और उस ख़त के पैरा डी पे आ जाएँ अगर, तो चीफ जस्टिस ने कहा हमने कभी किसी जज को मना नहीं किया कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई न करें। हमारी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ना किसी और की इजाज़त की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 204 में ये अख्तियार अदालतों के पास हैं और ये अख्तियार आइन उनको देता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि बिल्कुल तौहीन अदालत का ये अख्तियार आइनी अदालतों के पास मौजूद है और मैं किसी और अदालत का तौहीन अदालत का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर चीफ जस्टिस ने वो ख़त पढ़ा और 19 मई 2023 को जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से मुलाकात का 6 जजों ने जिक्र किया था वो पढ़ा, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि जो लोग चले गए उन पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे और उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग में नहीं बैठा था जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों से मुलाकात की थी। ना ही मुझे बिठाया गया उस मीटिंग में, ना मुझे बुलाया गया। मैं सीनियर प्यूनी जज था, मगर मुझसे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ना तो उस वक्त कोई मशावरत की और ना ही उसके बाद कोई मशावरत की। फिर एक बड़ा अहम जो इंकशाफ किया चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे 6, वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मिलने के बाद मुझसे भी मिले। उन्होंने इस मीटिंग की तस्दीक कर दी, मगर मेरे पास तो कोई अख्तियार ही नहीं था, मैं क्या करता। अब ये वो मरहला था जहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो थे वो जो जवाज़ दे रहे थे कि जब मई 2023 से लेकर आज तक अगर उन्होंने इन तमाम वाक़यात का मालूम होने के बावजूद कोई काम नोटिस नहीं लिया तो उसकी वजह यह थी कि पहले तो मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था और ना ही इंतज़ामी अख्तियार थे, ना कानूनी अख्तियार थे, ना आइनी अख्तियार थे मेरे पास। मैं तो बेअख्तियार था, तो मैं क्या करता। इन 6 जजों ने जो वाक़या बताए थे, मगर फिर चीफ जस्टिस ने यह नहीं बताया कि जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उसके बाद क्या हुआ। इस हवाले से चीफ जस्टिस का कोई मौक़िफ़ नहीं है, इस हवाले से चीफ जस्टिस खामोश है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा कहते हैं कि जब वो ख़त पढ़ा जा रहा था तो अटॉर्नी जनरल जब वो वाक़यात पढ़ने लगे, जिसमें सबसे पहले वो एक जज के भाई के साथ तशद्दुद के वाक़यात थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं चलें, वो तो एक वाक़यात है ना, आगे पढ़े। इसमें फिर 2 खतूत का जिक्र है और फिर वाक़यात नहीं पढ़ने दिए चीफ जस्टिस ने, क्योंकि ये लाइव चल रहा था। मालूम नहीं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने उन वाक़यात को अहमियत क्यों नहीं दी जो उनके हाई कोर्ट के 6 जजों ने तहरीरी तौर पे लिख के दिए थे, और इसलिए नहीं लिखे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये वाक़यात पढ़े ना जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अटॉर्नी जनरल को वो वाक़यात नहीं पढ़ने दिए।
और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं इससे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस क्या होगा, यानी और हम क्या करें, इतना कुछ कर दिया, जितनी वो कार्रवाइयाँ हैं, आनियाँ जानियाँ हैं, जो सारा कुछ। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि अदालत ने बतौर अदालत हमने वज़ीर-ए-आज़म को नहीं तलब किया और ना ही कर सकते थे, क्योंकि जो आईन पाकिस्तान है, आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के जो अरकान वज़रा उनको इस्तिस्ना हासिल है। ये भी एक नई तशरीह अब आई है, क्योंकि इससे पहले तो किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं था। अब काजी फाइज़ साहब कह रहे हैं नहीं, अब उनको इस्तिस्ना है, अब जो है वो उनको अदालत तलब नहीं कर सकती। फिर अटॉर्नी जनरल से आइन का आर्टिकल 248 भी पढ़ाया। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पे कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे पास आइन का आर्टिकल 184(3) भी है, किसी की बेइज्जती करना हमारा काम नहीं है, हम सब की इज़्ज़त करेंगे। अदालती फ़ैसलों, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फ़ैसलों का और आपने जो फ़ैसले किए हैं उनकी तामील का ज़रा बराबर भी डिविएशन नहीं की वफाकी हुकूमत ने। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि खैर ये तो ना कहिए, आप बताने पर फिर हमें बताने पड़ जाएंगे कहाँ कहाँ डेविएशन की हैं। निज़ाम चले पर हर कोई अपना अपना काम करे। हमने इलेक्शन का मामला निपटाया, 12 दिन में फ़ैसला किया। जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूँ किसी ने ना हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई शिकायत की है कि हमारे काम में कोई मुदाखलत कर रहा है। वैसे इन सारे हालात देखने के बाद अब कोई कौन करेगा हालात, और शिकायत तो आपको होगी थी, चीफ जस्टिस बनने के बाद भी कोई नहीं किया। एक ख़त चला दिया 300 वकीलों ने जिस पर कोई दस्तखत भी नहीं है। बदकिस्मती से हर कोई चाहता है मगर ज़ाहिर कर रहा है कि कोई नहीं जानता। अच्छा, ये जस्टिस अतमन अल्लाह ने इस मौके पर मुदाखलत की। उसने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, जस्टिस अतमन अल्लाह ने कहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये ताई बदकिस्मती की बात है, हम सबको पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं इन चीज़ों को, हर कोई जानता है कि जजों के साथ मुदाखलत हो रही है, मगर ज़ाहिर किया जा रहा है, ऐसे ज़ाहिर किया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आप सिर्फ इधर अदालत में खड़े होकर सिर्फ बयानात दे रहे हैं। ये जो मामला है बड़ा संगीन मामला है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पहले ये बताएं कि अगर माजी में सियासी इंजीनियरिंग हुई थी 2018 में, जैसा कि आपने कहा कि एक मॉनिटरिंग जज बन गए थे, तो क्या वो इंजीनियरिंग आज जारी नहीं है? क्या आप अब प्रिटेंड कर रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं हो रहा? इन छः जजों ने इस चीज़ की निशानदेही की है कि इस वक्त एक नई रिवायत पड़ रही है कि आइन और कानून से इनहराफ करने की एक नई रिवायत पड़ रही है, अ कल्चर ऑफ डिवियंस किया जा रहा है। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक पहले भी वाक़या हुआ था जो काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब वो बन गए, कि मुझसे गलती हो गई थी, तो उस पर क्या हुकूमत ने एक्शन लिया है उस गलती के ऊपर? या तो फिर ये करना होगा कि कम से कम आज के बाद ये अदालती मामलात में मुदाखलत जो है वो रोक दी जाए और आज के बाद ये ना हो। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी एक दरमियाना फार्मूला दे दिया अपनी तरफ से। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि मैं अपने जजों के साथ हूँ, मगर अगर वो ये इल्ज़ाम सही साबित ना कर सके तो हम उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शुदा शौकत को बुला लिया गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जिस तरह जस्टिस अतमन अल्लाह साहब ने कहा है कि वाक़यात हो रहे हैं, हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में नहीं दे सकते, हमें यह ज़रूर करना है कि हमें कोई बहुत सख्त कोड बनाना है, यानी ज़ाब्ता बना लें आइंदा के लिए, यानी हमें बहुत सख्त कोड बनाना है कि आइंदा कोई अदालती अमूर में मुदाखलत ना करे। सिविल जज क्या करे, चीफ जस्टिस अगर कुछ नहीं करेगा जिसको बताया गया था, तो इसमें फिर हमारा क्या किरदार होगा? और यहाँ पे इस मामले में भी ये ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो है, एक इदाराती जवाब जो है वो वाज़े करना होगा और एक इस ज़ाब्ते के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब आप कोई तजवीज़ दें। अब इस तजवीज़ जो जस्टिस अतमन अल्लाह की तरफ से आ रही है, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के बाद चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो वो भी कोई दरमियानी रास्ता बज़ाहिर ढूंढते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो पुराने मामलात पे मट्टी पाओ, अब कोई कोड बना लें, ये कर लें। अब जो इतने संगीन वाक़यात हैं, अगर वो खुली अदालत में पढ़ने की इजाज़त दी जाती है अटॉर्नी जनरल को, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ आइंदा के कोर्ट की बात ना कर रहा होता। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह कोई बज़ाहिर दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि पहले जो हो गया सो हो गया, आइंदा जो है हमारे साथ मुदाखलत ना किया जाए। हालांकि ये मुदाखलत सिर्फ अदालती अमूर में नहीं है, मुदाखलत हर जगह है और 1843 की कार्रवाई में सिर्फ अदालती अमूर और जजों के साथ होने वाली मुदाखलत की बात नहीं है। फिर इस मुदाखलत के जो शवाहिद हैं वो पार्लियामेंट से भी आ सकते हैं, वो मीडिया से भी आ सकते हैं।
अच्छा, इस कोड की जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इस एक ज़ाब्ता अखलाक हमें तजवीज़ करें, और फिर उन्होंने कहा ये ना समझें कि ये काम सिर्फ जजेस के लिए आपने करना है, ये काम आवाम के लिए भी आपने करना है, यानी कि जो आवाम की तरफ से जो दबाव आता है, यानी कि मीडिया या सियासतदानों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से, जजों की तरफ से, तो उस हवाले से आप कोई ऐसा ज़ाब्ता बनाएं कि ये सिर्फ ये ना तासुर मिले कि हम सिर्फ एजेंसियों के दाखिले रोकने के कारण। अब जैसे मंसूर अली शाह ने उस कोड के हवाले से भी इल्ज़ामात की संगीनी को डाइल्यूट करते हुए कहा कि चलें जनरली बताएं ना, ये जो ओवरऑल दबाव होता है जजों पर, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सियासतदानों का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, उसके हवाले से वो कहना चाह रहे हैं जी कोई तजावीज़ नहीं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी बड़े मोहतात हैं, क्योंकि उन्होंने भी अब आइंदा चीफ जस्टिस बनना है। फिर ये कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये कहा गया कि इस अदालत ने कुछ मुल्ज़मान को ज़मानत दी है, जस्टिस अतमन अल्लाह ने कहा, और MPO के तहत जो अहकामात थे MPO को तहत जो गिरफ़्तार की गई थी उनमें ज़मानत पर रिहा किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी फ्रस्ट्रेट किया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई, यानी कि फिर गिरफ़्तार कर लिया गया MPO के तहत। तो ये जो कल्चर है डिवियंस का, ये जस्टिस अतमन अल्लाह कह रहे हैं, ये इतना गहरा हो चुका है पिछले 75 साल से, यानी कि अदालती जो फ़ैसले हैं उनको ना मानने के कुछ रास्ते निकालना, ये इतना गहरा हो जा चुका है। और ये जो 6 जजों ने ख़त लिखा है ये उसी कल्चर की अक्कासी करता है। और जस्टिस नईम अफगन ने भी एक रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, यहाँ खड़े होकर कुछ बातें हो रही हैं और असल में वफाकी हुकूमत अदालती फ़ैसलों के साथ क्या कर रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कोर्ट के अहकामात के होते हुए MPOs के तहत यहाँ पे गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर इश्तियार शौकत, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार के लिए तो ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था ये एक अच्छी इब्तदा थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो किसी को इस बात का इल्ज़ाम दे सकती है कि उसने अदालती अमूर में मुदाखलत की। बहुत सारे लोगों के ज़ाती एजेंडा भी होते हैं, यानी कि अगर किसी इदारे की तरफ से किसी एहलकार ने मुदाखलत की भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इदारे की तरफ से हो, वो उसका ज़ाती एजेंडा भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई इंस्टीट्यूशन मुलव्वस हो। तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि हम इसलिए तो इंक्वायरी कमीशन की हिमायत कर रहे थे, और उनके हमारे नज़दीक वो एक बेहतरीन रास्ता था। लोग शायद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के बारे में जानते नहीं हैं और कोई भी जो है इसका हल नहीं दे रहा। जस्टिस अतमन अल्लाह ने कहा कि जो 6 जजों ने ख़त लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि एक ये लगता है कि ये जो अदालती अमूर में मुदाखलत है ये हुकूमत की एक तवील मुद्दत पॉलिसी है, इसीलिए हुकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती कि वो एक अपने कमीशन के ज़रिए उन्हीं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे, उन्हीं इल्ज़ामात को जो इल्ज़ामात खुद हुकूमत के इदारों पे लगाए गए हैं। और फिर जस्टिस अतमन अल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अब हमें आगे चलना चाहिए, वगरना अगर हम इन चीज़ों को अगर सही इंक्वायरी करना चाहते हैं तो फिर 2018 में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस के फ़ैसले का हवाला दे रहे थे उसकी भी तहकीकात करना ज़रूरी होगी, ताकि ये जो अदालती फ़ैसलों पे अमल ना करने की जो एक कल्चर ऑफ डिवियंस है इसको मुस्तक़बिल के लिए रोका जा सके। अब हमें अपनी आँखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर नहीं देना होगा, और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी भी रोकनी होगी, और वो अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर मेरे चीफ जस्टिस होते हुए ऐसा कोई अभी भी हो रहा है, तो फिर देखते हैं कि मेरे नॉलेज में अगर कोई अब मुझे आके बताता है और अगर मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो फिर मैं देखूँगा फिर इसमें क्या हो सकता है। मेरे होते हुए मेरे नॉलेज में अब अगर मुझे आके कोई बताएगा तो फिर डेफिनेटली वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब अब आगे बढ़ें और हमें एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक जवाब देना है, अपने सिस्टम को थोड़ा बराबर कर लें, आप अटॉर्नी जनरल साहब तजवीज़ दें। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा कि ये जो भी हुआ है इसको एक सुनहरी मौका समझें, एक अपॉर्चुनिटी समझें कि हमें इस पर कोई इशू नहीं है, हम इन तमाम वाक़यात से सबक भी सीख सकते हैं। कम से कम आज के बाद ऐसा कोई सिस्टम वज़ा किया जाए कि कम से कम आज के बाद मैं ख़ुद को आज़ाद समझूँ। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा।
और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की वो शिकें बढ़ें जिसमें हाई कोर्ट को भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की अख्तियारात हैं। जस्टिस जमाल खान मदखेल ने कहा कि हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा अख्तियार है कि वो अदालती अमूर में इस तरह की मुदाखलत करे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मसला ये है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। हमें ये वाज़ेह करना होगा कि अगर आइंदा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ नहीं करता तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिर वजाहत की कि ये जो 7 जजों का बेंच है इसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद में यही जजेस दस्याब थे और ईद के बाद फौरी बाद जो है इस बार वो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर थी फुल कोर्ट बनाने की भी, और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी इसकी तायद की गई। तो ये बड़े आम कुछ वाक़यात हैं, मगर आज की जितनी भी प्रोसीडिंग हुई लगता ये है कि कोई भी ना तो वो वाक़यात पढ़ना चाह रहा है जिन वाक़यात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जिक्र किया, और ना ही उस वाक़यात में मुलव्वस उन लोगों को तलाश करना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है कि हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, और कोई चाह रहा है अगर करेंगे भी तो आइंदा के लिए कर लें, पीछे जो हो गया सो हो गया। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो हैं बतौर चीफ जस्टिस भी बज़ाहिर आखिरी हद तक जाते नज़र नहीं आ रहे, और जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो भी शायद आखिरी हद तक जाते नज़र नहीं आ रहे। अब ईद के बाद की जो सूरत हाल होगी मतीउल्लाह जान MJ TV उससे आपको अपडेट करता रहेगा, मगर जाने से पहले आपको दिखाते हैं एडवोकेट हामिद खान का इंटरव्यू जो उन्होंने मतीउल्लाह जान MJ TV को दिया। तो हामिद खान साहब, आज की जो 7 जजों की समाअत हुई, आपकी क्या तवक्कुआत थी कि आज क्या होना चाहिए और असल में हुआ क्या? मैं समझता हूँ कि इसको आइंदा पे रखना नहीं चाहिए था, बल्कि कोई ना कोई कमीशन या कोई ना कोई मामला इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास होना चाहिए था। बहरहाल जो एक खुशाइंद बात है वो तो ये है कि इन्होंने कहा है कि ईद के बाद हम फुल कोर्ट बिठाएंगे, और फुल कोर्ट का तो हमारा सारे वकला का पाकिस्तान भर में मुतालबा है कि ये मामला फुल कोर्ट को करना चाहिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि खैर तारीख ज़रा लंबी डाल दी है, इससे पहले होती तो बेहतर था। अच्छा, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने साबिक़ चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के ख़त पर भी कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया है कि जो कमीशन की सरबराही से माज़रत करने की वजूहात बयान की गई हैं शायद उन्होंने पूरी बात नहीं की। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो सरबराही से माज़रत करने की असल बात बयान ना करें? बकौल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ये सोशल मीडिया का भी दबाव था जिस वजह से, तो क्या ऐसा शख्स जो सोशल मीडिया का दबाव लेता है उसको किसी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि उसने सोशल मीडिया के प्रेशर में लिखा है। जो उसने लिखा है अपने ख़त में बिल्कुल मुनासिब है, उसमें हवाले दुरुस्त दिए हैं, आइन के हवाले दुरुस्त दिए हैं, और इख्तियारात के बारे में दुरुस्त कहा है। उन्होंने कहा ये मामला जो है ये ये मामला जुडिशरी से रिलेट करता है, इसका ताल्लुक़ जो है वो कॉन्डक्ट ऑफ इंक्वायरी 2017 से कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है, वो एग्जेक्टिव बॉडीज़ के बारे में है, और ये मामला जो है अदलिया को ख़ुद निपटाना है, चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे चाहे सुप्रीम कोर्ट ख़ुद करे। दूसरा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस चूँकि पेतर फेमिलियाज है, मतलब फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि इस मामले में बिलखसूस तवज्जो देकर इसको निपटाए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा क्यों इसरार कर रहे हैं? उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा ये बात की कि सोशल मीडिया के दबाव पे जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी पीछे हटे हैं, तो वो क्यों शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के मौक़िफ़ के बारे में? मैं समझता हूँ कि कोई ठोस बुनियाद तो नज़र नहीं है, ना ही इन्होंने बताई, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई और भी फैक्टर्स थे। मैं नहीं समझता कोई और फैक्टर्स थे। उसने बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक कानून और आइन को सामने रखते हुए, उस ख़त के जो कंटेंट है उनको सामने रखते हुए ये कहा कि ये मेरे करने का काम नहीं है, ये एग्जेक्टिव के कमीशन का काम नहीं है, ये काम अदलिया का है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो आज के बयान में ये भी कहा कि जो उनकी अपनी पोजीशन थी बतौर सीनियर प्यूनी जज, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उनको मुलाकात उन्होंने की थी तो वो उस वक्त बेख्तियार थे, उनके पास कोई अख्तियार नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया।
तो आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है और उनकी जो ख़ामोशी थी उनके पास उसका कानूनी जवाज़ मौजूद है? देखिए, अगर 19 मई को उनके पास इख्तियार नहीं था तो सितंबर 2023 को तो वो चीफ जस्टिस बन गए थे। पिछले 6 माह में उन्होंने क्या किया उसके तो वो जवाबदेह हैं ना, क्योंकि अगर 19 मई को उनकी तवज्जो दिला दी गई थी कि ये कुछ हो रहा है, तो उन्हें चाहिए था कि अगर उस वक्त कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जब वो चीफ जस्टिस बने थे तब ये इस मामले में कोई बहुत ठोस एक्ट करते आइन और कानून के तहत। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उस ख़त के कंटेंट से ये नज़र आ रहा है कि इसमें पिछले चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी कोताही हुई है और मौजूदा की तरफ से भी कोताही हुई मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। है। जी हाँ, उनसे भी। अच्छा, अब ये बताएं कि अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो ये भी कह दिया कि अगर ये इल्ज़ामात गलत हुए तो फिर इन जजों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो उनका ये कहना, क्या ये एक मुनासिब मौका था और वक्त था, मुनासिब मरहला था ऐसी बात करने का? आपको क्या लगता है कि क्या चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो हैं इस तमाम मामले को ज़ाती तौर पे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार है ऐसा? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत इख्तियार हैं। ये अपने इख्तियारात को महदूद अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब है ना मुल्क और कौम के लिए मुनासिब है। अगर वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कोई साख नहीं रहेगी। लिहाजा इनको हर सूरत वो जजेस को और उनके फ़ैसलों को एक तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। अब बात ये आई है कि आया ये ऑब्ज़र्वेशन इस वक्त मुनासिब थी कि नहीं, मैं नहीं समझता। जबकि हालात सामने हैं, मेरे नज़दीक इनको मोहतात ऑब्ज़र्वेशंस देनी चाहिए। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि फुल कोर्ट जब बैठेगी तो शायद इसके मामलात बेहतर हों। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने भरपूर अंदाज से इस बात का इयादा किया है कि जो हुकूमत है वो ये चाहती थी कि इस मामले की इंक्वायरी हो, और जस्टिस अतमन अल्लाह ने अटॉर्नी जनरल के इस मौक़िफ़ के साथ इतना इत्तेफाक नहीं किया और कहा कि हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, और हम ज़ाहिर ये कर रहे हैं, प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो जस्टिस अतमन अल्लाह के इन मौक़िफ़ को, इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्बत रिमार्क्स हैं, बहुत दुरुस्त रिमार्क्स हैं। कोई भी अदलिया और कभी भी कोई भी कोर्ट जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकती, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जो कुछ सामने लोगों के नज़र आ रहा है, जो बड़ा वाज़े है, वो उनको पता नहीं चल रहा। ये वो केस पहले दिन से सुओ मोटो नोटिस लेने वाला था। ये इस सारे प्रोसेस से गुज़र के सुओ मोटो नोटिस इसलिए लिया गया कि एक ऐसे जज ने जिसने अपने ज़मीर के मुताबिक ये कहा कि ये मामला मुझे इंटरेस्ट नहीं किया जा सकता था, ना ही एग्जेक्टिव का से ताल्लुक़ रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस खुद करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदलिया की कोई साख है तो हुकूमत की भी कोई साख है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा को आइन के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। तो चीफ जस्टिस के इस मौक़िफ़ और अटॉर्नी जनरल के इस मौक़िफ़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इन हुकूमत की तो अभी तक कोई साख कायम नहीं हो सकी और बड़ी मुतनाज़ा हुकूमत है, उससे क्योंकि पहले वाली की भी यही हाल था ना, इमरान खान वाली का भी। देखिए, वो अपनी जगह, आज की हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ। ये आपकी बात सही है कि बहुत अरसे से जब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और हुकूमतें उसकी बुनियाद पर बन रही हैं, उन हुकूमतों की साख जो है वो अच्छी नहीं है। ये जो बात उन्होंने कही है कि जी हमारी साख है, मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने हमारी नहीं कहा, उन्होंने कहा आइन के तहत हर हुकूमत की भी, एग्जेक्टिव की भी एक साख होती है। साख होनी चाहिए है, इस बात तक दुरुस्त है, लेकिन दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन है क्या है या नहीं है। बहरहाल ये तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक इस्तिस्ना होने की 248 की बात की है, मैं समझता हूँ वो मिसकंसीव्ड है। इसलिए कि अगर कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम कोई हुकूमत करती है तो उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जब तक कि वो आइन और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है।
अब यहाँ पर जो कुछ कहा गया है, जो कुछ कराया गया है, जो कोशिश की गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज पर दबाव डालने की जजेस पर और उनसे मजबूर करने की, ये सारी चीज़ें आइन के दायरे से बाहर है। ये काम जजेस पर दबाव डालना इंडिपेंडेंस जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। आज की जो सारी कार्रवाई देखकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, जिनको अब ख़तरनाक कीमियाई हमले का भी सामना है और एंथ्रैक्स के पाउडर के लिफाफे मौसूल हुए हैं, उनके एतमाद में इजाफ़ा होगा या आज की कार्रवाई से उन 6 जजों के एतमाद में कमी होगी? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल इससे बेहतर तवक्कुआत थी। तो जो एंथ्रैक्स का हमला हुआ है, आज तो चीफ जस्टिस ने उस बारे में भी कुछ पूछा ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। इतना बड़ा वाक़या हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तमाम जजों को ये जो एंथ्रैक्स कीमियाई मादे के लिफाफे मिले हैं, इस बारे में क्या आज सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल से अपडेट मांगनी चाहिए थी? मैं समझता हूँ उसको अलहदा करके, इस केस से अलग करके ज़रूर लेनी चाहिए और हुकूमत से ये मुतालबा आना चाहिए कि आप बताएं ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब हामिद खान से ये बताएं कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, जिनकी ख़त के ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही है सू मोटो, क्या उन 6 जज को सू मोटो कार्रवाई के दौरान तलब किया जा सकता है या उन्हें पेश भी होना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना कि किस हवाले से उन्हें बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुना जाना चाहिए। अगर कोई आगे क्वेश्चन ऐसे राइज़ होते हैं जिसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे कि वो अपना मौक़िफ़ दें, मेरे ख़्याल में तलब करने से बेहतर ये है कि उनसे वो जो भी क्वेरीज़ हैं उनसे की जाए और उसके जवाब दिए जाए। अच्छा, जो अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बग़ैर हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती और जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट ज़िली अदालतें हैं वो हाई कोर्ट के मातहत होती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। और फिर ये भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन 6 जजों के पास भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का अख्तियार था, अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे ये अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है? आप इस बारे में क्या कहें? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में ले आए हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है, अगर ये समझते हैं कि उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उन्हें समन करना चाहिए था, तो कोई वजह नहीं कि ख़ुद क्यों ना समन करें, क्योंकि इनके नोटिस में आ चुका है। आने के बाद अब ये बात बराबर की है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और हाई कोर्ट के लिए भी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जाए। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख्याल में ये मामला सिर्फ एक तौहीन अदालत के केस का है या इससे ज़्यादा संगीन है? इससे बहुत ज़्यादा संगीन है। तौहीन अदालत तो एक किस्म की कार्रवाई है, असल में तो ये आज़ादी अदलिया का मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कह रहे हैं कि अब आगे बढ़ें और आइंदा के लिए कोई ज़ाब्ते तय करें। क्या ये एक अच्छा फार्मूला है कि जो मौजूदा वाक़यात थे उनको मुल्ज़मान को सज़ा न सुनाई जाए और अब आगे की बात करें? ये मट्टी पाव वाला फार्मूला है या ये वाकई एक सॉलिड फार्मूला है? नहीं, मैं नहीं समझता ना आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं और आइंदा के लिए भी आप रास्ता बनाएं, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन इसको किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, इसमें क्या हो सकता है अल्टीमेटली? क्या इन खुफिया इदारों के एहलकारों के ख़िलाफ़ अगर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट उन सब के ख़िलाफ़ सज़ा सुना सकती है जिन्होंने ट्रायल के बगैर? नहीं, ट्रायल उनको राइट ऑफ हेयरिंग दे के ही, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा ट्रायल कोर्ट को भेजेंगे या खुद सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कर सुप्रीम खुद कर सकती है। कंटेम्प्ट पावर्स उनके पास मौजूद हैं, कंटेम्प्ट पावर्स का इस्तेमाल हो सकता है और भी आप इख्तियारात जो है सुप्रीम कोर्ट के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये फुल कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकते और हैं। आपके ख्याल में इसमें किन किन लोगों को नोटिस जाने चाहिए? जिनकी निशानदेही की गई, आपके ख्याल में किन किन की निशानदेही हो चुकी है? इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो एहलकार हैं और फिर जो उनको कंट्रोल करते हैं, जिनकी वजह से ये हो रहा है, और फिर जो एग्जेक्टिव में उनके काम को कवर अप कर रहे हैं उन सब की। आपने सुना एडवोकेट हामिद खान का इंटरव्यू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।